आपको डिबेट करना है? हाँ, नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। डिबेट करना आपको? हाँ जी। कीजिए डिबेट, बोलिए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं कहा जाता है, तो सच में 24 तीर्थंकर हुए थे या इन्होंने काल्पनिक लिख दिया है? देखिए 24 तीर्थंकर का तो कोई एविडेंस है नहीं, ठीक है? और वो लोगों का क्लेम है, बस वो लोग कहते हैं। वो भी क्लेम जैसे बुद्धिज्म में आता है ना, उनके त्रिपिटक में बुद्धिज्म के आता है 28 तीर्थंकर की बातें आती है, मतलब 28 पूर्व बुद्ध की बात आती है। तो उसमें एक निगंठनाथ पूत का भी जिक्र आता है, जिनको कहा जाता है कि इन्हीं यही शायद इन्हीं को बाद में महावीर वर्धमान कहा जाने लगा, जैन कहा जाने लगा। तो वहां पे तो कहीं जिक्र नहीं आता है कि उनके कोई पहले 24 तीर्थंकर थे, या निगंठनाथ पूत जो हैं वो 24 तीर्थंकर की किसी परंपरा से आते थे। उसमें तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं मिलता है। तो उसका एविडेंस मांगना पड़ेगा कि अगर एविडेंस होगा तो माना जाएगा, अगर एविडेंस नहीं होगा तो पता नहीं चलता फिर। जो बुद्धि धम्मपद है उसमें मिलावट हुई है क्या? उसमें पुनर्जन्म के बारे में बताया जाता है, मोक्ष निर्वाण के बारे में बताया जाता है, तो उसमें मिलावट हुई है क्या? नहीं, मिलावट उस तरह से बुद्धिज़्म में कोई मिलावट नहीं होती है। बुद्धिज़्म का एकदम साफ कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए जो मिलावट कह रहा है वो भगोड़ा है, साफ बात समझिएगा। मिलावट वैसे नहीं होती है। दरअसल बुद्धिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि आगे चलकर समय समय पर उसको लोग क्या करते थे, कुछ चीजें ऐड करते थे। वो कोई दूसरा कोई ऐड नहीं करता था, बुद्धिज्म की ही विभिन्न ब्रांच जो है वो ऐड करती थी। तो आज जो आप धम्मपद देखते हो, ये बेसिकली माना जाता है 5वीं सदी में जो बुद्ध घोष हैं वो श्रीलंका गए थे, वहां से लेकर आए थे, वो माना जाता है धम्मपद को। अब होता क्या है कि कुछ लोगों ने एक भ्रामक फेक न्यूज फैला दिया है कि बुद्धिज्म का जो बमन है वही आज का ब्राह्मण है। तो अब क्या करते हैं, ये बात खुद वही लोग कहते हैं, बहुजन समाज से ही कई लोग कहते हैं, कई जो बुद्धिस्ट हैं वही बात कहते हैं। तो जब फंस जाते हैं, जब पढ़ते हैं इसको बुद्धिज्म की किताब को, फिर धम्मपद पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि यार इसमें तो बमन जो है वो तो तथागत बुद्ध को मानने वाला है, फंस जाते हैं। अब क्या कहते हैं कि इन्हें मिलावट कर दिया किसी ने। फिर उनको जब समझ में नहीं आता कि बुद्ध धर्म में पुण्य जन्म क्या है, वो क्या चीज बताना चाह रहा है, तो फिर कहेंगे ये मिलावट कर दिया किसी ने। जो जो टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं उसको उसको मिलावट समझ लेते हैं, जबकि बुद्धिज्म में हर एक चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। और किसी भी आम व्यक्ति के लिए ये सब नहीं है कि आपको पुनर्जन्म मानना है। आप कभी सुने हैं कि पुनर्जन्म? लोग उसमें इस तरह से भले इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं बुद्ध जो है पूर्व जन्म में मृग थे, बोधिसत्व के रूप में थे, ऐसा लोग जातकों में इस्तेमाल करते हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि बुद्ध जो है मृग बन के थे, नहीं थे। क्योंकि आप जातक कथा पढ़ेंगे तो उसमें कभी उनको मृग दिखाएगा, कभी उनको जो है बंदर के रूप में दिखाया जाएगा, कभी खरगोश, शेर, अलग अलग रूपों में दिखाया जाएगा, कभी बंजारा के रूप में दिखाया। एक ही राजा है बृहदत्त, उसी के राज में उनको कम से कम 500 अलग अलग तरीके से दिखाया जाएगा। तो एक ही राजा के जन्म में 500 बार वो थोड़े जन्म ले लेंगे, ठीक है ना? तो कभी कौवे के रूप में दिखाया जाएगा, अलग अलग चीज के रूप में दिखाया जाएगा। तो लोग क्या होता है ना, कंसेप्ट नहीं समझ पाते बुद्धिज्म का, और न समझने के कारण से क्या करते हैं कि उसको समझ लेते हैं कि ये मिलावट है। ये मिलावट शब्द ब्राह्मणों का शब्द है, फंस जाता है क्योंकि उसने क्या किया, कॉपी पेस्ट मारा है। कॉपी पेस्ट मार के और फिर उसका गलत गलत डिफिनेशन निकाला। अब उसके पास उसका एग्जैक्ट आंसर होता नहीं है, तो लगता है रोने, तुरंत फंसता है। तो कह रहे अंग्रेजों ने मिला दिया, मुगलों ने मिला दिया, रोने लगेगा वो। लेकिन बुद्धिज्म में कोई चीज मिलावट नहीं है, बल्कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि बुद्धिज्म के टर्म में उसका क्या कहना चाह रहा है। ये बात है यहाँ। हाँ जी, तो ये भिक्षु लोग जो है, ये लोग पुनर्जन्म का प्रचार प्रसार करते हैं और पुनर्जन्म, मोक्ष, निर्वाण और कर्म के फल ये सब बताते हैं। तो ये क्या है? वो आप वो चीज बताइए जिससे आपको घाटा हो रहा है, ठीक है? तथागत बुद्ध हाँ, का पुनर्जन्म हुआ था, बताइए। किसका? तथागत बुद्ध का, उनके जो शिष्य लोग थे, उनके भाई थे, आनंद थे, क्या उन लोगों का पुनर्जन्म हुआ? मरने के बाद से फिर जो है वो जन्म लिए? मैंने धम्मपद पढ़ी थी, उसमें पुनर्जन्म के बारे में बताया गया था। और कहाँ जो बताया गया भिक्षु है? लोग, कहाँ कहाँ बताया गया है, जरा बताइए तो हमें। धम्मपद में जो वर्ग आते हैं उसमें बताया गया है। आप हमें बताइए कहाँ पे बताया गया है। आप धम्मपद बताएंगे में, रेफरेंस के अब साथ? धम्मपद में पहला यमक वर्ग है, उसमें बताया गया है। बताइए क्या बताया गया है।
उसमें पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है बताइए उसमें क्या, वही तो पूरा बताइए ना, उसमें क्या बताया गया है? कि कर्म के हिसाब से जन्म होता है कहाँ बताया गया है? और भिक्षु लोग जो है वो भी बताते हैं पुनर्जन्म के बारे में। नहीं, आप हमें बताएं ना कि वहाँ पे कहाँ पे बताया गया है, तभी तो पता चलेगा। आप यमक वर्ग देखिए धम्मपद का। ठीक है, देख रहे हैं, बताइए तो उसका सूत्र तो बताइए, कौन से सूत्र में बताया गया है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, आप यमक वर्ग देखिए धम्मपद का। आप उसका सूत्र तो बताइए, यमक वग्गों का कौन से सूत्र में आपको बताया गया है पुनर्जन्म? पहले ही वर्ग में बताया गया है। अरे पहले वर्ग में बताया गया है भाई, तो पहले वर्ग में वो तो बताइए, सूत्र तो बताइए। सूत्र समझते हैं? सूत्र समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाँ, समझते हैं सूद। सूत्र समझते हैं तो बताइए कौन से सूत्र में बताया गया है, तभी तो ओपन करके दिखाया जाएगा ना यहाँ पे कि कहाँ पे आपका पुनर्जन्म बताया गया है। जब तक आप सूत्र नहीं बताइएगा तो उसमें तो बहुत सारे सूत्र हैं। कौन से सूत्र का बताइए? ये आपके सामने धम्मपद खुला है, यमक वग्गो। अब बताइए किस सूत्र में आपको पुनर्जन्म दिया है? आप ब्राह्मण वर्ग देखिए, अब उसमें बताया गया है। यमक वग्गो पहला वर्ग था। अब यहाँ से आप सीधे ब्राह्मण वर्ग में पहुंच गए। हाँ, तो वहां पे ब्राह्मण यहाँ वर्ग देख, क्या है? ब्राह्मण वर्ग क्या है वहां पे? यहाँ पर पूरे धम्मपद में कर्मों के बारे में, उसके फल के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में ही बताया गया है। जातक कथा कभी पढ़े हैं आप? आप पढ़े हैं? क्या होता है उसमें? जातक कथा में अतीत कथा क्या होती है? जातक कथा में बोधिसत्व के पिछले जन्मों में किए हुए कामों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, बताया जाता है ना, तो उसमें जो बताया जाता है तो वो तो उनका पिछला जन्म होगा, है ना? हाँ, ठीक है, तो ये बताएं कि कौन सा राजा रहता है जिसके राजकाज में इतने 543 बोधिसत्वों के जन्म होते हैं? बोधिसत्व लोगों का भला करने के लिए बार बार जन्म लेता है। बोधिसत्व पारमिताएं पूर्ण करता है। मतलब पारमिताएं पूर्ण बोधिसत्व करता है, लेकिन राजा तो बृहदत्त है ना। बृहदत्त राजा में कभी मृग के रूप में आते हैं, कभी बानर के रूप में आते हैं, कभी इंसान के रूप में आते हैं। इंसानों में भी अलग अलग जो वंशावलियां हैं उनमें जन्म लेते हैं। कभी बंजारा बन जाते हैं, कभी जो है बिजनेसमैन बन जाते हैं। अलग अलग कुल खानदान में जन्म ले रहे हैं, तो कैसे ही पॉसिबल है भाई एक ही राजा में? तो जो बोधिसत्व का मन होता है, उनका मन होता है कि मैं लोगों का कल्याण करूं और बुद्धत्व को प्राप्त करूं। इसीलिए वो बार बार जन्म लेते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। नहीं नहीं, कैसे पारमिताएं लेते हैं? पूर्ण। चलिए उसको क्लियर, थोड़ा क्लियर समझाइए, कैसे जन्म कैसे लेते हैं, समझाइए ना आप हमें। उनके मन में मन से ही जन्म लेते हैं। मन से जन्म लेते हैं? मन से कैसे कोई जन्म ले हाँ, लेगा भाई? मन से ही वो अपने आप जन्म ले लेते हैं। बोलिए ना, कैसे मन से बोधिसत्व कैसे जन्म ले लेते हैं? बोधिसत्व के अंदर चेतना होती है कि मैं पारमिताएं पूर्ण करूं। 10 पारमिताएं है ना। कोई मृग में जन्म लिया है तो वो कौन सा काम करेगा भाई? कौन सी पारमिता पूरा कर लेगा? तो ऐसे ही बोधिसत्व जन्म लेके विहार करते रहते हैं। किसी भी इसमें जन्म ले लेते हैं बोधिसत्व। तो वही तो पूछ रहा हूँ, आपने अभी जो जो कहानियां गढ़ी है कहाँ से पढ़ के आए हैं आप? तो ये जो आप हमें पढ़ के आए भंते हैं, नहीं भंते जी, आप अपना क्या रिसर्च करके आए हैं बताइए आप हमें। ये जितनी आप बातें मेरे बता पा, रहे हैं, आप जातक कथा पढ़ के आए हैं, जातक कथा में क्या कहानी कैसे शुरुआत होती है बताइए तो आप हमें। उसमें बताया जाता है कि बोधिसत्व है, उनके सामने हम्म। परेशानी आ जाती है और वो ठीक है, बताते हैं। क्या बताया जाता है? बोधिसत्व के सामने परेशानी आ जाती है और बोधिसत्व परेशानी को हल करते हैं, उसको सुधारते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं बोधिसत्व। एक कल्याण करते हैं, आप तो बोल रहे हैं कि एक बोधिसत्व जो हो 10 परिमताएं पार करता है, ये करता है वो करता है, पता नहीं क्या कहानी सुना रहे हैं उस समय से। अब कह रहे हैं कि ये करता है वो करता है। देखें एक बात आप समझिए अच्छे से। पहली बात, बुद्धिज्म में जो पुनर्जन्म जो आप समझ रहे हैं, वो पुनर्जन्म नहीं पूर्व जन्म की बात होती है। और पूर्व जन्म क्या है? पूर्व जन्म की कथा कही गई है, वो इसलिए कही गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में कहीं पे अटक गया है, फंस गया है, डर रहा है, घबरा रहा है, कार्य नहीं कर पा रहा है। जातक कथाओं का पूरा सारांश यही है। तो उसको भिक्षु संघ ने क्या किया कि उसको मोटिवेट करने के लिए, जैसे कहा जाता ना, अरे तुम कर लोगे, तुम्हारे पिताजी दादा जो है ना इतने गजब के बहादुर थे, तुम उनकी तरह बहादुर निकलोगे। उसको उत्साह बढ़ाना, उसका जोश बढ़ाना,
ताकि वो उस काम को कर सके। तो पूरे जातक कथाओं में इस तरह से काल्पनिकता ली गई है और एक रियल घटना को मोटिवेट करने के लिए जोड़ दिया गया है कि पहले एक घटना उसको सुनाई जाएगी और बताई जाए कि ये घटना पहले की घटना है। फिर उस घटना में तथागत बुद्ध तो उस समय है नहीं, तो जो भिक्षु उस कहानी को बना रहा है, उसको कहा जाएगा कि बुद्ध जो हैं उस रूप में थे, कभी मृग के रूप में थे, कभी बानर के रूप में थे, खरगोश के रूप में थे, अलग-अलग रूप में बता दिया जाएगा। फिर उससे एक कहानी चूज़ की जाएगी और जिसमें ये दिखाया जाएगा कि उनमें वो सबसे चतुर चालाक व्यक्ति है, जिसको बोधिसत्व कहा जा रहा है, सबसे चतुर चालाक है। और लास्ट में फिर कहलाया जाएगा, ये जब कहानी सुना दिया जाएगा, कहा जाएगा कि देखो उसमें इस काम को डन कर चुका है, काम कर चुका है। तो उस समय का वो जो सबसे चतुर चालाक व्यक्ति था, वो दरअसल बुद्ध ही थे, बुद्धिस्ट ही थे, बुद्ध ही बोधिसत्व बन के जन्म लिए थे। वो इसलिए कहा जाएगा ताकि उस व्यक्ति का उस कहानी पर बिलीव हो सके कि हाँ, ये बुद्ध से जुड़ी हुई घटना है। अगर वो नहीं जोड़ा जाएगा तो नीरस हो जाएगा, है ना? जैसे आप देखें कि आपने कोई कंपनी खोली, कंपनी का आप प्रचार करवाना चाहते हो, तो कंपनी का प्रचार कैसे करवाओगे? आप चाहो तो किसी भी व्यक्ति का कर लो, खुद ही चाहो तो प्रचार करने लगो, लेकिन आपकी बात कौन सुनेगा? या किसी भी नॉर्मल व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता है, उसको बात कौन सुनेगा? तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, किसी बहुत फेमस व्यक्ति को लेकर आते हैं, उसको ब्रांड का डील देते हैं कि आप प्रचार करोगे क्योंकि आपको लोग जानते हैं, आप ब्रांडेड व्यक्ति हो, तो उससे लोग जो है इस चीज़ पर लोगों का विश्वास आएगा। तो बुद्ध को उस बोधिसत्व के रूप में इसलिए जोड़ा गया कि उस मृग में जो है, उसमें बोधिसत्व के रूप में जन्म है, यानी वो सबसे चतुर चालाक व्यक्ति है। इस तरह से जोड़ा गया है। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि वो उसी जन्म में ले लिए थे। तो इस तरह की चीज़ों को बुद्धिज़्म में इस ढंग से बताया गया है। इसको कहा जाता है पूर्व जन्म। ये आपका वो वाला पुनर्जन्म नहीं है, ब्राह्मणिज़्म वाला कि इसमें ये कर्म किए हैं, ये कर्म में जाके उस जन्म में ले लिए। तो ये बोधिसत्व जो हैं, इतने सारे बोधिसत्व इतने सारे रूप में 543 का था है, 543 बार जन्म ले लिए हैं, तो 28 ही पूर्व बुद्ध क्यों हैं? पूर्व बुद्ध तो फिर 543 होने चाहिए थे, उससे भी ज़्यादा होने चाहिए थे। वो हर जन्म हाँ, में वो आ ही रहे हैं, हर जन्म में परमिताएँ हैं ही, तो वैसे इतने होने चाहिए थे फिर। क्यों 28 ही क्यों हैं? सोचा है कभी आपने? हाँ, बुद्ध जो है बहुत सारे होकर गए हैं, अनंत बुद्ध आप होकर गए आप हैं। जो है ना, आप अम्बेडकराइट हैं, बुद्धिस्ट हैं, हाँ, क्या हैं? ईश्वर हाँ, मानते हैं? मैं बुद्धिस्ट हूँ। भगवान नहीं, मानते हैं? भगवान, ईश्वर, आत्मा? आत्मा नहीं होती है, मन होता है। आत्मा नहीं मानते ना? तो चलिए, चलिए बहुत आपको समझा दिया मैंने, बहुत समय दे दिया। सही है। आप लोग पढ़ते हो नहीं, ठीक से ध्यान से देखते हो नहीं, टाइम पास करने चले आओगे बस। हाँ जी, सौम्या बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी। ओके। सर मेरे घर पे ना सब रोज ही देखो और मतलब क्या होता है कि मेरी दादी ने भी ऐसे किया है कि जो आंटी सफाई करने आते हैं, मैंने उनके साथ बस मतलब थोड़ी देर बैठी थी, मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम पे। मेरी दादी ने हुँ, मुझे हुँ। ज़बरदस्ती पकड़ लेके गई और पता नहीं किस चीज़ के छाँटे-छींटे डाले। उन्होंने बोला कि अब तुम अपवित्र हो, तो तुम्हें मतलब मेरे ऊपर काफ़ी सारा पानी डाल दिया और ना मुझे ना उस टाइम पे उनको डाँट लगाई, मतलब मुझे डाँटा कि ये क्या कर रही। इसको थोड़ा-सा और क्लियर कीजिए। आपके ऊपर पहले पानी के छींटे पड़े, फिर आपको नहलाया गया या गोमूत्र डाला गया? क्या चीज़ आप कहना चाह रही हैं? तो गोमूत्र नहीं डाला था मेरे ऊपर, पता नहीं क्या मंत्र सा बोल के पानी से डाले पहले, फिर बाल्टी डाल दी पानी की और मुझे दादी ओके। ने डाँटा, बोला कि ये उनको टच क्यों किया? उस टाइम पे तो काफ़ी छोटी थी, 6-7 साल की, तो मुझे समझ नहीं आया हुँ, ये हुँ। क्या हुआ? अब जाके समझ आया कि तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा जाति-वाती है सर। और मतलब हुँ। दादाजी को भी था कि आए हुए लोगों को टोट के बताना, मतलब पुजारी हैं वो, तो आए हुए लोगों को हुँ, सबको हुँ। टोट के और इसमें हमारे मतलब जो भैया है एक एससी एसटी में और उनके हुँ, हुँ। मतलब वो पुलिस ऑफिसर है, तो अब उनकी मम्मी आई घर अच्छा। पे और वो बोली ना हमारे बेटे के लड़का मतलब लड़का नहीं हो रहा, लड़की लड़की हो रही। तो दादाजी से पूछने आई वो कि टोटका बताओ कुछ। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो खुद पटवारी हैं और हुँ, मतलब वो हुँ। ऐसी चीज़ पूछ दादाजी ने बताया कुछ गोबर मिला लेना, पेड़ के पास रख देना, ऐसी चीज़ों को भी वो मान रहे हैं सर। सर पढ़े लिखे लोग बताइए। भी हैं, तो मुझे समझ तो नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूँ इन सब से, क्योंकि मुझे तो बाहर जाना सब कुछ बंद हो गया है, मेरा तो कुछ अलाउड नहीं है। अब मैं इन सब से कैसे निकलूँ? मैं खुद को कैसे आगे बढ़ाऊँ सर? मेरी लाइफ कैसे ठीक करूँ? इन सब से दूर जाऊँ थोड़ा? देखिए, बाहर निकलने का तो उसका अपना प्रोसीजर होता है ना, उस मतलब दोनों तीनों चीज़ें देख लीजिएगा क्योंकि आपके फैमिली जो है ना वो अलग ढंग के हैं, तो अलग ढंग के हैं तो उस हिसाब से बाहर जाने का पूरा एक प्रोसीजर होता है। आपको हर एक चीज़ उसमें
चाहिए होती है ना, सारी डिटेल्स से लेकर आपका सारा बैकग्राउंड से लेकर हर एक चीज़ चाहिए होती है, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी आपकी फैमिली का आप देख लीजिए कि आपके फैमिली वालों का क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपके फैमिली वाले जिस तरह से आप बता रही हैं, जिस तरह से हैं, उसमें आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रूढ़िवादिता है ब्राह्मणिज़्म में, तो ब्राह्मण परिवार सबसे ज़्यादा तो बाहर विदेशों में तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम ही गया है। सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे बाहर में तो ब्राह्मणवादी ही लोग गए हुए हैं। विदेश जाने का भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उधर को नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। पहले एक समय था जब ये समुद्र पार करने को इन्होंने बना रखा था कि भई समुद्र पार कर देगा तो जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। गांधी को इन्होंने जाति से बहिष्कृत किया, इन्होंने तिलक को बहिष्कृत किया, फिर उन दोनों ने खूब गोबर और गोमूत्र खाए, खा-खा के प्रायश्चित किया, प्रायश्चित कर के फिर घर इनके ब्राह्मण संप्रदाय में वापसी की थी, इनके वर्णाश्रम में प्रवेश किया था। तो फिर अब जब इनको फ़ायदा लग जाता है, जहाँ पे फ़ायदा लग जाता है, उसको वो थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब बाहर जाने में उसको हटा देंगे। अब इनको किस चीज़ से दिक्कत है? इंटरकास्ट मैरिज से दिक्कत है। इनको अभी भी ये जो छुआ-छूत जो होता है, इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करने में, इसमें इनको बहुत मज़ा आता है। तो इस पे इन्होंने काम नहीं किया और मेन चीज़ क्या है कि आप देखें, इन्होंने वही चीज़ पे फ्लेक्सिबिलिटी ली है, जहाँ पे इनको डायरेक्ट फ़ायदा हुआ। जैसे पहले ये किसी दूसरे का काम नहीं करते थे, लेकिन जहाँ पे पैसा मिला, तो वो दूसरे का काम भी करने लग गए। जब इनको विदेश जाने से फ़ायदा हुआ, तो देखिए उस ये वाला नियम में फ्लेक्सिबल हो गए कि नहीं समुद्र पार कर सकते हैं। लेकिन छुआ-छूत हटाने से इनको अभी कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए ये छुआ-छूत नहीं हटा रहे हैं, उसको लगातार प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। अगर इससे उनको कुछ फ़ायदा होता ना, तो सबसे पहले छुआ-छूत को लात मार के भगा देते ये हमेशा अपने ही फ़ायदे के लिए कोई काम करते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब आप ये देखिए कि आप जो भी काम कर रही हैं, उसमें उनका क्या फ़ायदा है या आपका क्या फ़ायदा है, उसमें आपको किस तरह से उसको निकलना है। क्योंकि आप जिस परिवार से हैं, आप ही उसको बेटर समझ सकती हैं। आप समझे नहीं, मैंने ऐसे बोला कि बाहर जाना मतलब ये नहीं है विदेश जाना। बाहर जाना मतलब सिर्फ बाहर जाना तक अलाउड नहीं है, मतलब उस लेवल की अच्छा रोक-टोक है ना कि आप बाहर एजुकेशन तक अच्छा, आप बाहर घर से ही लोगों नहीं बाहर नहीं निकलने देते हैं। वही बोल रही हूँ। ओके। नहीं तो ये तो बहुत क्रिटिकल स्थिति है कि कोई भी फैमिली जो है अगर अपने लड़की को घर से ही बाहर नहीं निकलने दे रही है, तो ये तो बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है भाई, इतना तो पाबंदी नहीं होना चाहिए। इतना तो कोई पाबंदी नहीं लगाता है। आप ये मत पहनो, आपको मतलब यही पहनना है और फुल कपड़े पहनो, कोई आए तो गर्मी इतनी अक्सर यहाँ पे बोलते हैं नहीं फुली पैंट में आप वो भी नहीं पहन सकते और आप बाहर तो मतलब आप जाओ तो इतनी ही दूर तक जाना है, इससे आगे तक अपने गाँव के बाहर तो पैर ही नहीं रखना और मतलब कहीं आप एजुकेशन भी आप बाहर से नहीं ले सकते, आपको बस घर पे ही रहना है, आपका होगा तो आपको एग्ज़ाम जाके देना है, वो भी पापा के साथ में। ये तो मतलब बहुत ही वो है पेरेंट्स जो हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको इस तरह की कंडीशन में अगर आप इतने समय से रह रही हैं या आगे भी अगर रहती हैं, आपको क्या लगता है कि आप अभी तक क्या सोच पा रही हैं इस पर? कैसे इसको आप क्या सोचती हैं, कैसे इस पे बाहर निकलेंगी? सर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैंने कोई एक जैसे-तैसे निकाल लिया घर से ही, तो शायद क्या पता बाद में वो कैसे रोकेंगे। मैं बोल दूँगा तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा, ओके, मतलब आप ये कह रही हैं कि आप कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई ऐसी चीज़ें निकाल लेती हैं, जहाँ से आपको किसी बेहतर इंस्टीट्यूट या कहीं पे एडमिशन मिल जाता है, तो वहाँ से आप बाहर निकल सकती हैं, आप ये बोलना चाहती हैं? जी सर, हाँ, तो भी ठीक बहाने है। से मतलब आप देख लीजिए जो भी आपको बेहतर हो, क्योंकि इस तरह की पाबंदी के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी अगर पेरेंट्स अगर लगाता है वो इतना सही है, और मैं नहीं जानता, पूरी बात भी मैं नहीं जानता क्या मैटर है क्या नहीं है। लेकिन जो भी बातें हैं उसमें एक बात तो सही है कि जो मैं आपसे सुन पा रहा हूँ वो सही नहीं लग रहा है। तो ठीक है, आप अपना देखिए उसमें, लेकिन कोई भी गलत कदम नहीं उठाइएगा जिससे किसी भी तरह का आपको भी नुकसान हो या घर वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। इस तरह के कोई भी कदम उठाने की नहीं ज़रूरत है। लेकिन अपने आप को मारना भी नहीं है कि हम जो है घुट रहे हैं, इस तरह की भी चीज़ें में नहीं रहना है। ठीक है ना? एक सर ऐसे बैलेंस चीज़ें लेनी है। जी सर, ऐसे सोचते हैं कई बार कि ऐसा कुछ कर लें। ऐसे कभी हुआ नहीं है ना, कुछ गलत भी नहीं किया। मतलब यही है ना सर, हमेशा से यही हुआ। दीदी के साथ भी यही हुआ था कि आपने बस अपना 12th कर लिया है, उसके बाद में आपको घर पे रहना है। यही सर मेरे साथ था कि अब आपका 12th हो गया है, आपको भी ऐसे ही करना है। अच्छा, तो तो सर ये पता है और मैं उसके बाद से फैमिली में शादी-विवाह हो जाएगा, फिर आपको अपने घर चले जाना है, ससुराल चले जाना है, यही
ही होगा, यही ना? स्मृति जैसा लिखा हुआ है ना सर, उसको वैसा का वैसा ही फॉलो कर। अच्छा, ओके, मतलब कि जहाँ माता-पिता जहाँ आपकी शादी-विवाह कर देंगे, जहाँ आपका रिश्ता कर देंगे, वहीं पे आपको चले जाना है, चुपचाप घर में रहना है, फिर वहाँ पे घर पे रहना है, यही ना? क्वेश्चन ओके, और आपको आज़ादी नहीं है अपना पार्टनर चूज़ करने की? सर, कोई आजादी नहीं है। आप पार्टनर छोड़ो, आप अपना जो करियर है, आप क्या बनना चाहते हो, वो भी आप चूज नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि आपको कोई ये बनना है तो आपको उसके लिए कोचिंग तो लेना होगा, कुछ तो करना होगा, तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको कहीं न कहीं से देखना पड़ेगा, खुद वाले नहीं सपोर्ट करेंगे। नहीं तो ये आप जो है ना आप पढ़ाई कीजिए और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में बहुत आगे गए हैं। देखिए किसी भी माता-पिता जो है अपने बच्चे को विशेषकर लड़की को लेकर अगर कोई पुराना कोई एक्सपीरियंस है, कोई खराब एक्सपीरियंस है पुराना तो उसमें वो बाहर नहीं निकलने देता है या कुछ इस तरह की चीज़ें करता है। पर मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई एजुकेशन पर्पज़ से जा रहा है, पढ़ाई पर अगर ध्यान दे रहा है और उसमें उसका स्कोप है तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोकेगा। तो इसमें आपने तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आपका डिसीज़न सही है, पढ़ाई कीजिए, अच्छी जगह पे एडमिशन लीजिए, करियर पे फ़ोकस कीजिए, ये तो सही लग रहा है फिर। ठीक है।